तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रॉग। तो फ्रॉग का सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ चैप्टर में। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है जो होता है राना टिग्राना। ये इंडियन फ्रॉग होता है। ये बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया से। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल लाइफ, जो जमीन पे भी रह सकें और वाटर में भी। वाटर में इसलिए रहते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, मीन्स उस पर डिपेंड करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में समझ में आई ये चीज। अगर हार्मफुल कंडीशन हो जाती, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाए या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाए, तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं, और इस कंडीशन को कहा जाता है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। समर स्लीप में जाएंगे तो एस्टिवेशन, विंटर स्लीप में जाएंगे तो हाइबरनेशन, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब ये आराम से पानी में तैर सकते हैं, और मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। मतलब इनको अगर हाथों में पकड़ोगे तो स्लिप करके भाग जाएंगे। इनके बॉडी स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में बटे हुए, हेड एंड ट्रंक के अंदर। हेड के अंदर इनकी स्नूट होती है। स्नूट में एक होल होता है, इसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, जहाँ से इनकी एयर जो है ये अंदर खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके पास माउथ होता है। आंखों के ऊपर निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इनको पानी से बचाती है। अगर ये पानी के अंदर जाते हैं तो इनकी आंखों के आगे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। इनका ईयर होता है टिम्पैनम, डायरेक्टली इनका ईयर टिम्पैनम होता है। जो हाथ होते हैं, ठीक है, फोरेलिम, उसमें 4 डिजिट होती हैं। मेल के केस में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसका नाम होता है कॉपुलेटरी पैड। और वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे फीमेल को पकड़ने का काम करता है ये स्ट्रक्चर। तो कॉपुलेटरी पैड सिर्फ किसमें होता है, मेल में। जो इसके पीछे के पैर होते हैं उसमें 5 डिजिट होती हैं, और वो कैसा होता है, वेब लाइक, ठीक है, जो इनको तैरने में मदद करता है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया है इसमें? अभी तक मैंने बताया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हेड और ट्रंक में बॉडी बटी हुई है, जिसमें क्या क्या आएगा इसमें, नॉस्ट्रिल, स्नाउट, टिम्पैनम, ठीक है। हाथ में 4 डिजिट हैं, और इन केस ऑफ मेल कॉपुलेटरी पैड पाया जाएगा, और जो पीछे के पैर होंगे उसमें वेब होगा जो तैरने में मदद करेगा, ठीक है। देन इनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मतलब तुम बाहर से देख के बता सकते हो कि मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है। कैसे? इन केस ऑफ मेल देयर इज अ वोकल कॉर्ड, वो जो टर की आवाज निकालते हैं तो वो वोकल कॉर्ड होता है मेल के केस में। इन केस ऑफ मेल जस्ट बिलो फर्स्ट डिजिट, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। एक कॉमन ओपनिंग होती है, उसका नाम होता है क्लोएका, जहाँ से क्या क्या कॉमन ओपनिंग होती है। यहाँ पर ओपनिंग ओपनिंग लिखा हुआ है। तो इनके पास क्या होती है, एक कॉमन ओपनिंग, ठीक है, इनके पास होती है कॉमन ओपनिंग होती है फॉर डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब बॉडी वेस्ट, यूरिन एंड स्पर्म ओवा के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है। यहाँ पे सिर्फ स्पर्म बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, एंड डाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव, इन तीनों चीजों के लिए कॉमन ओपनिंग होती है, उसका नाम होता है क्लोएका। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका जो माउथ होता है उसके अंदर सिर्फ अपर जबड़े पे क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो अपर जबड़े का नाम होता है मैक्सिला, ठीक है। तो इसे कहाँ कहते हैं हम, टीथ एट मैक्सिला। तो ये क्या हुए, टीथ इनके। इनके होमोडोंट टीथ होते हैं, जैसे हमारे इंसिजर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर होते हैं। इनके पास एक ही तरीके के दांत होते हैं, होमोडोंट। अब जो इनके दांत होते हैं वो टूटने के बाद भी दोबारा उग सकते हैं, तो उसे पॉलीफायडोंट कहते हैं। और इनके दांत बस सरफेस पे इस तरीके से लगे हुए होते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो जड़ में अंदर की तरफ गए हुए होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे जड़ के अंदर गए हुए होते हैं दांत। पर इनके दांत जो होते हैं सरफेस पे लगे हुए होते हैं, तो इनके दांत होते हैं एक्रोडोंट। देन इनके माउथ के अंदर कोई सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती है, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होती है। इनका जो लोअर जबड़ा होता है उस पर कोई भी दांत नहीं होते। अब जैसे हमारी जीभ जो होती है कैसे होती है, यहाँ अंदर की तरफ कहीं अटैच होती है, ठीक है, और बाहर की तरफ इस तरीके से हमारी टंग होती है, ठीक है। इनके उल्टा होता है, इनकी टंग जो होती है वो बाहर कहीं अटैच है, माउथ में जहाँ दांत है उसके आसपास कहीं अटैच है जबड़े पे, और पीछे की तरफ फ्री है। तो ऐसा क्यों है इनकी जीभ, ताकि ये जब किसी इंसेक्ट को पकड़ना होता है अपनी जीभ को रोटेट करके यहाँ पे, और इसी से यहीं से क्या करते हैं, प्रेशर बना के पंप करते हैं बाहर की तरफ, और उस इंसेक्ट को पकड़ के खींच लेते हैं अंदर। तो इनकी जीभ जो होती है उल्टी होती है, हमारी जीभ जो होती है उसके अपोजिट होती है। हमारी जीभ अंदर अटैच होती है, बाहर की तरफ हमारी जीभ फ्री होती है। इनकी जीभ बाहर की तरफ अटैच होती है, अंदर की तरफ फ्री होती है। ऐसा क्यों? ताकि ये बाहर फेंक के जीभ को किसी चीज को अंदर खींच सके, ठीक है। तो ये हो गया इनका अपर एंड लोअर जबड़ा। तो माउथ के बारे में क्या बताया, अपर जबड़ा, लोअर जबड़ा, अपर दांत होते हैं इनके पास अपर जबड़े पे।
जो होमोडोंट होते हैं एक तरीके के दांत होते हैं, कोई दूसरा टाइप नहीं होता। पॉलीफायरडोंट एक बार टूटने के बाद दोबारा उग जाते हैं। एक्रोडोंट सरफेस पर लगे हुए होते हैं। देन आती है इनकी फूड पाइप। तो यहाँ से ओपनिंग होती है फूड पाइप की। फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने एरो लगा के दिखा रखा है कि गलेट हैगा, मतलब इसके नीचे ईसोफेगस आ जाती है। ईसोफेगस की ओपनिंग को गलेट कहते हैं। अब यहाँ पे गलेट के नीचे ईसोफेगस शुरू हो गई फूड पाइप। फूड पाइप के जरिए खाना कहाँ चला जाता है? स्टमक के अंदर चला जाता है। तो ईसोफेगस खाना लेके जाता है स्टमक तक। स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl एंड पेप्सिन, जो डाइजेशन का काम करेगा। देन स्टमक से जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होकर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है डूडेनम और एक होता है इलियम। डूडेनम में क्या होता है? डूडेनम में होती है डाइजेशन, ठीक है, डूडेनम में होती है डाइजेशन। तो डी फॉर डूडेनम एंड डी फॉर डाइजेशन। तो डूडेनम में होती है डाइजेशन, और इन केस ऑफ इलियम क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डूडेनम में और इलियम में इनके अंदर। देन इनका डूडनम जो होता है वो लीवर और पैंक्रियास से, ये यहाँ पे इनका लीवर है, ठीक है, और इसी के पास होती है पैंक्रियास। लीवर और पैंक्रियास से क्या रिसीव करता है? ये रिसीव करता है बाइल, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन इनकी रिप्रेजेंट करती है रेक्टम। तो ये इनका वेस्ट जा रहा है बॉडी का, और ये बॉडी वेस्ट जो है यहाँ पर आ गया है रेक्टम में। रेक्टम के जरिए, ठीक है, ये चला जाता है बॉडी से बाहर बाय क्लोएका, ठीक है। अब क्लोएका में देखो कई चीज आ रही है। क्लोएका में यूरिन भी आ रहा है किडनी के जरिए। क्लोएका में एनिमल वेस्ट भी जा रहा है इनकी बॉडी का, ठीक है। दो चीजें जा रही हैं, तो एक ही जगह से यूरिन जा रहा है, एक ही जगह से एनिमल वेस्ट जा रहा है, और यहीं पर अभी रिप्रोडक्शन में देखना यहीं से स्पर्म जा रहे होंगे। तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा? यूरिन भी जा रहा है, बॉडी वेस्ट भी जा रहा है, और स्पर्म भी जा रहे हैं, और जाके एक ही ओपनिंग से निकल रहे हैं। तो कॉमन ओपनिंग फॉर बॉडी वेस्ट, यूरिन एंड रिप्रोडक्शन इज नोन एज कोलोएका, ठीक है। अब बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, इंट्रोडक्शन, डाइजेशन, अब पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ये चार तरीके से कर सकते हैं। अगर ये गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन कर रहे हो तो सिर्फ टेडपोल्स में होगा, ठीक है। जब वो पानी में होंगे तो पानी के अंदर गिल्स के जरिए करेंगे बाय टेडपोल्स। देन अगर ये स्किन के जरिए कर रहे हैं, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के जरिए, तो अगर ये स्किन के जरिए कर रहे हैं तो स्किन के जरिए कहाँ कहाँ से कर सकते हैं ये रेस्पिरेशन? तो ये करते हैं ड्यूरिंग स्किन के जरिए एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन हाइबरनेशन मैंने बताया था कि हार्मफुल कंडीशंस जब होती हैं तो उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन हाइबरनेशन, बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी के केस में। तो ये जब ये अपने आप को छुपा लेते हैं किसी ना किसी होल के अंदर या जमीन के नीचे, तो उस टाइम पे इनकी स्किन इन्हें मदद करती है सांस लेने में, ठीक है। और पानी के अंदर भी स्किन के जरिए सांस ले सकते हैं। देन आता है बक्कल रेस्पिरेशन। बक्कल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इनके अंदर रेस्पिरेशन किससे हो रही है? बाय फेरिंग्स के जरिए, ठीक है, जिसे हम फेरेंजियल कहते हैं। ये जमीन पे करते हैं इससे। और लंग्स के जरिए किससे करते हैं ये? ठीक है, जमीन पे करते हैं रेस्पिरेशन। दो जगह तो जमीन पे कर रहे हैं रेस्पिरेशन, बक्कल और पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स, और बक्कल मतलब बाय ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। और गिल्स से कर रहे हैं पानी में, और स्किन से कर रहे हैं ये एस्टिवेशन में, हाइबरनेशन में एंड वाटर में। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि चार तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बाय गिल्स, बाय लंग्स, बाय बक्कोफेरेंजियल, ठीक है, एंड बाय स्किन, ठीक है। स्किन को कहते हैं क्यूटेनियस। तो चार तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाता है? ग्लोटिस। ये ग्लोटिस, जैसे तुम्हें यहाँ पर गलेट नाम था फूड पाइप की ओपनिंग का, है ना, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, याद करो, यहाँ पे गलेट फूड पाइप की ओपनिंग का नाम था। सेम ऐसे ही जो ओपनिंग होती है रेस्पिरेटरी की, विंड पाइप की, उसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। एक्चुअल ग्लोटिस एक स्ट्रक्चर होता है जो रोकता है, ठीक है, कि तुम खाना खा रहे हो, तो ओपनिंग जो होती है विंड पाइप की, उसको क्लोज करने का काम करता है। तो ग्लोटिस के अंदर एयर जाती है, और वो जाती है लंग्स में, और लंग्स में होती है एल्वोलाई। इस तरीके से इसमें सांस जाती है। अब होता ही है कि ये अपने ग्लोटिस को बंद कर लेता है, ठीक है। अगर ग्लोटिस को बंद कर ले, लाइक मान लो ये इसका माउथ है यहाँ पे, ठीक है, और इसने अपने ग्लोटिस को बंद कर लिया, तो ग्लोटिस को बंद कर लिया तो हवा तो अंदर जा नहीं रही, और हवा अंदर जा नहीं रही तो हवा क्या करेगी? यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, और इकट्ठा हो जाएगी तो ये वाला एरिया क्या कर जाएगा? सूज जाएगा। तो मेल के केस में
जब वो ग्लोटिस को बंद करके सांस लेता है तो यहाँ पर एरिया जो होता है वो सूज जाता है, फूल जाता है, और आवाज होती है इसमें टर टर की। ठीक है, तो वो आवाज जो आती है इसी वजह से आती है कि ग्लोटिस को बंद करके ये क्या करता है, इस वाले एरिया के अंदर एयर को रोक लेता है। तो ये हो गया अबाउट रेस्पिरेशन। अब बात करेंगे इनके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की। तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इस वजह से कहते हैं बिकॉज एक ही एरिया से यूरिन भी पास हो रहे हैं और स्पर्म भी पास हो रहे हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। सबसे पहले इनके पास फैट बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये फैट बॉडीज मेल के केस में भी देखने को मिलेंगे, फीमेल के केस में भी। देन इनके पास देखने को मिलता है हमें टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो अटैच हो रखा होता है किडनी से विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज वासा एफरेंशिया। तो यहाँ पे पहली चीज क्या देखने को मिली, कुछ फैट बॉडीज होती हैं जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। देन इनके पास टेस्टिस होता है, वो कनेक्ट रहता है टू द किडनी विद द हेल्प ऑफ वासा एफरेंशिया। ठीक है, वासा एफरेंशिया जो होती हैं उसके बाद अंदर चली जाती है किडनी के, और किडनी के अंदर जो डक्ट्स होती है उसका नाम होता है बिडर्स कैनाल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम होता है कि किडनी के अंदर कौन सी कैनाल पाई जाती हैं, बाइडर्स कैनाल पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या नाम देखने को मिला, सबसे पहले फैटी बॉडीज देखने को मिली, फिर टेस्टिस देखने को मिला। टेस्टिस जो है वो कनेक्ट हो रखा है किससे, किडनी से विद द हेल्प ऑफ वासा एफरेंशिया। यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, सेम्निफेस्टिकुल टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर हैं जो स्पर्म आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे स्पर्म ले जाने वाली पाइप्स। अब यहाँ पे बाइडर कैनाल में क्या आ चुका है, यहाँ पे स्पर्म आ चुके हैं, प्लस यहीं पे यूरिन भी आएगा बिकॉज ये क्या है, किडनी। किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड क्यों लिखा है, क्योंकि किडनी के पास होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यूरिन जो होगा स्पाइडर कैनाल से कहाँ चला जाएगा, सेमिनल वेसिकल के अंदर। यूरिन भी जा रहा है सेमिनल वेसिकल के अंदर, प्लस स्पर्म भी जा रहे हैं, दो चीजें जा रही है, मतलब यूरिन भी जा रहा है और जेनिटल स्ट्रक्चर भी जा रहा है। तो अब यहाँ पे यूरिन जो और स्पर्म जो है वो कहाँ चला गया, सेमिनल वेसिकल में, देन यूरेटर में, एंड देन कहाँ चला जाएगा, कोलोइका के अंदर। ठीक है, सेम यहाँ पर तुमने डाइजेशन में पढ़ा था, रेक्टम जो है ये भी वेस्ट लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आ गई, यहाँ पे आ गया एनिमल वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया यूरिन और स्पर्म। तो एक रास्ता, कॉमन रास्ता बन गया किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्टिव, फॉर डाइजेस्टिव, फॉर एक्सक्रीटरी। तो यूरिन एक्सक्रीटरी हो गया, डाइजेस्टिव डाइजेशन में पढ़ा था, और यहीं से स्पर्म आ रहा है। तो कॉमन ओपनिंग फॉर दिस थ्री थिंग्स इज नोन एज कोलोएका। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब जो इनका यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट जाता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट जाता है तो इसके अंदर कौन कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट जाता है, तो इसके अंदर जाता है सबसे पहला यूरिया। एडल्ट के अंदर यूरिया जाता है, तो एडल्ट होते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है। देन जो टेडपोल होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीट होता है अमोनिया। तो टेडपोल होते हैं अमोनोटैलिक। ठीक है, तो जो पानी में पाए जाते हैं टेडपोल, इनकी लार्वल स्टेज, वो अमोनोटैलिक होते हैं, वो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, क्योंकि पानी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है। और इन केस ऑफ एडल्ट, ठीक है, जो हम लैंड पे हैं, हम भी जैसे, तो हमारे पास इतना ज्यादा वाटर नहीं है जो हम अमोनिया एक्सक्रीट कर सकें। अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए होता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल के अंदर जो स्पर्म, जैसे उसमें बताइए, स्पर्म और यूरिन एक जगह से जा रहे थे, पर इसमें एक जगह से नहीं जाएंगे, दोनों अलग अलग जाएंगे। कैसे, सेम फैट बॉडीज फीमेल के केस में भी होती हैं, फैट बॉडीज हो गई। ठीक है, फैट बॉडीज के जस्ट नीचे क्या दे रखी है, किडनी दे रखी है। अब यहाँ पे किडनी जो है इसने यूरिन प्रोड्यूस करा, यूरिन यूरेटर के जरिए कहाँ आ गया, रेक्टम में, और देन क्लोएका से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आके यूरिन आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, जो ओवरीज है, ये क्या है इनकी ओवरीज। ठीक है, ये जो उबड़ खाबड़ बना रखी है ओवरीज, ओवरीज जो है इनकी, इस ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होता है ओवा। ओवा जाता है इस पाइप में, और मेल के अंदर क्या हो रहा था, मेल के अंदर दोनों एक ही रास्ते में जा रहे थे। तो यहाँ पर ये क्या चला गया, इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है ये आगे जाके कहाँ मीट कर गई, आगे जाके मीट कर गई इनटू रेक्टम। तो अगर तुम नोटिस करो, इनके अंदर यूरिन वाला रास्ता और ओवा वाला रास्ता दोनों क्या आएगा, डिफरेंट है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन और ओवा दोनों अलग अलग जाते हैं, इसे यूरिनोजेनिटल नहीं कह सकते। यूरिनोजेनिटल सिर्फ मेल को कहोगे, क्योंकि दोनों स्पर्म एंड यूरिन दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं। तो ये यूरिनोजेनिटल है, यूरिन भी जा रहा है और जेनिटल स्ट्रक्चर भी जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये हुआ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये हुआ यूरिन वाला स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर दोनों अलग अलग है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है और यूरिनरी स्ट्रक्चर
अलग है। ठीक है, बाद में देखो सब एक कॉमन ओपनिंग में मिल रहे हैं। यहाँ पे ओवा आ गया, यहाँ पे यूरिन आ गया, यहाँ पे डाइजेस्टिव वेस्ट आ गया, और तीनों जा रहे हैं क्लोका से बाहर। ठीक है। तो ये हो गया मेल एंड फीमेल के बारे में। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इनके अंदर, मेटामॉर्फोसिस मतलब एक लार्वा एडल्ट में कब बदलता है। तो एग्स जो होते हैं और स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज कर दे जाते हैं पानी के अंदर। तो फ्रॉग जो होता है, ठीक है, और फीमेल से रिप्रोड्यूस करता है, पर दोनों स्पर्म और ओवा को कहाँ रिलीज कर देते हैं, पानी में। तभी तो एम्फीबियंस कहलाते रहते हैं जमीन पर, और पानी भी किसी लिए डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर। जाइगोट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो जाता है लार्वा में। लार्वा होता है टेडपोल। ये एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो अमोनोटैलिक होता है, ये भी बताया था। और इसके पास टेल होती है। एडल्ट में ये कन्वर्ट जब हो जाता है, तो एडल्ट में लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस से क्या होता है, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पे लार्वा की टेल गायब हो जाती है। तो लार्वा ज्यादा एडवांस हुआ अगर एडल्ट के जरिए देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि इसके पास टेल थी, एडल्ट के पास टेल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज टेल जो है वो डिसअपियर हो गई एडल्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस के दौरान। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नॉर्मली जो होती है मेटामॉर्फोसिस वो प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा एडल्ट एडवांस होता है। पर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एडल्ट में टेल गायब हो गई, मतलब ये ज्यादा एडवांस हुआ इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। व्हेन लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट, इट इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब बात करेंगे लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो न्यूरोजेनिक होता है। नॉर्मली हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर उसकी कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करता था एसए नोड और एवी नोड। तो इसलिए हमारा हार्ट जो था वो मायोजेनिक था, मतलब वो अपने सिग्नल खुद जनरेट कर सकता था। पर इनका जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, मस मीन्स ब्रेन के जरिए सिग्नल आता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे एवी नोड जैसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे तीन चैम्बर होते हैं। तो तीन चैम्बर कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है राइट ऑरिकल। ठीक है, फिर होता है लेफ्ट ऑरिकल। बन गए लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल। अब यहाँ पे इनके पास CO2 वाला ब्लड आता है बाय दिस पाइप नोन है साइनस विनोसिस। तो साइनस विनोसिस एक पाइप होती है जो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, देन इसके राइट लेफ्ट वाली साइड में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, और ये इस चैम्बर में भरने के बाद कहाँ जाके चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो इसके अंदर क्या हो रही है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ के लिखा हुआ मिक्स। यहाँ पे तीन चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। यहाँ से आ रहा है CO2 वाला ब्लड, यहाँ से आ रहा है O2 वाला ब्लड, और दोनों मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिक्स ब्लड होता है ये यहाँ से चला जाता है, एक तो लंग्स के पास प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और दूसरा चला जाता है ये बॉडी के पास। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रंक बनती है। एक ट्रंक में पहली पाइप होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो ले जाती है ब्लड को लंग्स के पास, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आ जाता है दोबारा यहाँ पे, फिर दोबारा मिक्स हो जाएगा। सेकंड ट्रंक जो होती है वो होती है सिस्टमिक ब्रांच, और ये चली जाती है ऑर्टा के पास, और हमने पढ़ा है ऑर्टा बॉडी के पास ब्लड को पंप कर देते हैं। तो इनके अंदर सर्कुलेशन जो होती है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट से होती है, और इनके अंदर मिक्स ब्लड जो होता है वो पंप होता है, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बिकॉज इनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। दोबारा समझा देते हैं, इनके पास एक लेफ्ट चैम्बर होता है, एक राइट चैम्बर होता है। लेफ्ट चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है बॉडी से बाय साइनस विनोसिस। ये ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, देन सेम टाइम पे जो राइट ऑरिकल के बगल में लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये भी रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड स्किन। देन यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये भी चला जाता है वेंट्रिकल्स में। दोनों CO2 और O2 वाला ब्लड मिक्स हो जाता है, और ये पंप कर दिया जाता है लंग्स के पास, एंड पंप कर दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के पास।
तो यहाँ पर ब्लड जो होता है, बात कर लेते हैं इनके पास जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि सर्कुलेशन में ब्लड भी आता है। तो ब्लड के अंदर इनका देखने को मिलता है व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में, हमारी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो ये चीज एंट्रेंस में आ जाती है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स थे हो चुके